हेलो दोस्तों, मैं हूं शिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको सोशल साइंस के बारे में। और इससे पहले जो है सोशल साइंस का हम 2 सेट आपको दे चुके हैं। ये आपका जो है तीसरा सेट जा रहे हैं। और इन सेटों से आप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में रखिए। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं और हर वीडियो में हम यही बात करते आ रहे हैं कि जो है क्वेश्चन का एक पैटर्न या क्वेश्चन को इकट्ठा करना, यानी कौन कौन क्वेश्चन आप पढ़े, कौन कौन क्वेश्चन आपको याद करें या कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वही सब चीज़ के लिए इन सब क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इन सब क्वेश्चनों को जो है आपको प्रैक्टिस में रखना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा। और जो है तैयारी के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटा छोटा करके दिया गया है क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर ना पड़े। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अगर पूरा फुलफिल क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर काफ़ी क्वेश्चन लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, हम लोग साइकोलॉजी दृष्टि से भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि हाँ कौन कौन क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री में यहाँ पे 4 क्वेश्चन है लगभग, अथवा करके मिला के 4 क्वेश्चन, 4 से 5 होगा 4 क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल में कुछ 4-5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र में 4-5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4-5, यहाँ पे 4-5, यहाँ पे 4-5, यानी हिस्ट्री का एक पहला सेट में 4 क्वेश्चन, दूसरा सेट में 4 क्वेश्चन, तीसरा सेट में 4 क्वेश्चन, तो लगभग 12 क्वेश्चन हो गया। और उन 12 क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करके सिलेक्ट करके रखे हैं या सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपका सारा चैप्टर, यानी जहाँ से आपको एग्जाम में पूछते हैं उन सब क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो इस तरह का यहाँ पे ये लॉजिक लगाया गया है। तो आप लोग सब यही उम्मीद रखेंगे कि इनके आधार पर आप प्रैक्टिस रखिए। और फिर जब एग्ज़ाम में अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तब फिर आप हमको बोलिएगा कि सर आप तो बर्बाद कर दिया हम लोग को, इन क्वेश्चन को हम लोग याद किए लेकिन कहाँ आया एग्ज़ाम में। फिर तब उस टाइम आप बोल सकते हैं। हालाँकि इतना बड़ा रिस्क तो कोई लेगा ही नहीं कि सर आपके ऊपर कैसे क्या विश्वास करें। लेकिन जो पहले जानते हैं, जो पहले दे चुके हैं और मेरे चैनल से हेल्प नहीं है, तो उन सब अगर स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं तो उनसे आप ये कर सकते हैं, इसको विश्वास के लिए आप उन लोग से परामर्श कर सकते हैं कि हाँ ये चैनल में जो चीज़ दिया जाता है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। या आप पिछले वीडियो जो है आप चैनल में जाएंगे तो सारा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, कोई एक भी वीडियो हम लोग हटाए नहीं। सब वीडियो जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग क्वेश्चन दिए थे। और फिर अब वो जो है आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप क्वेश्चन बैंक को फिर देख सकते हैं कि हाँ 2019 में इम्पोर्टेंट जैसे दिए थे तो फिर एग्ज़ाम में कैसा आया था, 2020 में इम्पोर्टेंट दिए थे तो फिर एग्ज़ाम में कैसा आया था। तो इस तरह करके देख करके आप एक तसल्ली आप बना सकते हैं कि हाँ कैसे क्या होते हैं। चलिए खैर, जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते जाएंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी क्या प्रभाव पड़ा है? आर्थिक महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। यूरोप में 19वीं सदी में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता क्यों देते थे? क्योंकि देखिए, आदमी जब मशीन के ऊपर ज़्यादा ये हो जाएंगे तो फिर जो हमारे इंडिया में बोलिए या दुनिया में बोलिए जितने भी कार्मिक हैं तो वो सब व्यक्ति फिर कहाँ जाएगा? उन सब फिर व्यक्ति भूखमरी के कगार में आ जाएंगे। देश में एक आर्थिक संकट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मशीन से हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अक्सर जो है सारा काम मशीन के ज़रिए नहीं होता है, तो कुछ मज़दूर वहाँ पे रहना चाहिए। अगर आप मज़दूर के जो है पूरा ख़त्म ही कर दीजिएगा तो फिर वो नहीं रहेगा। तो इस तरह का एक सोच यूरोप में बना था कि 19वीं सदी में। और उस समय जो है बहुत सारे उद्योगपति क्या किए थे, मशीन के बजाय से मनुष्यों को हाथ से ही कामकाज लेने के लिए प्राथमिकता उसको दिया गया था। तो इस तरह करके आप बना के थोड़ा बहुत करके आप लिख पाएंगे। अगर थोड़ा सा टुडे से हेल्प लीजिएगा या मेरे पास बहुत सारे जो है सोशल साइंस का आंसर है, पहले वीडियो में हम भी दे चुके हैं। इससे पहले जाइए मेरे वीडियो का, सबसे पहले हम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए। और हम हर साल प्लेलिस्ट अलग अलग बनाते हैं, ऐसा नहीं, मेरा एक ही प्लेलिस्ट है। उनमें जाकर आप सोशल साइंस 10 क्लास बोल कर देख लीजिएगा, या तो 10 क्लास की जो वीडियो है उसमें जाइएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा खोजने में, तो उसको जैसे खोजेंगे ये सब क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप ज़रूर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा खोजने में। खोजना ऐसा मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, जाके खोजना पड़ेगा बस।
उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे भूगोल शुरू कर दिए गए हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण, ठीक है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। यानी उद्योग जो द्वारा जो पर्यावरण को ये किया जाता है, निम्नीकरण किया जाता है, यानी पर्यावरण में जो हानि होते हैं तो इनको हम लोग कैसे कम करें, इसके लिए क्या क्या हम लोग जो है कदम उठा सकते हैं, विभिन्न कदम, अलग अलग कदम। तो जैसे हम लोग वो अक्सर जो है जीव ईंधन जैसे पेट्रोल हो, कोयला हो, इस सब को हम लोग कम उपयोग में लाना होगा। जहाँ तक हो सके हम लोग जो भी मशीन हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह का हम लोग जो है ये करेंगे। और कहीं पर अगर मशीन भी चलाएंगे या जो भी चीज़ ये करेंगे तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इस तरह का जो गैस का उत्पादन बहुत कम हो। जैसे बाइक चलाते हैं तो उसमें धुआं पूरी तरह से जलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ये कर सकते हैं। तो उद्योग के जो द्वारा होते हैं, उद्योग में हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ करना होगा कि जो रिपीटिशन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी नदी से पानी उठाए और उद्योग में काम किए, फिर वो पानी बहा दिया हम लोग नदी में, तो फिर पूरा नदी का पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो जो गंदगी पानी है फिर हमको किसी एक दूसरे चैम्बर में ले जाकर रखना होगा। फिर वो पानी जब स्थिर हो जाएंगे, वहाँ पे जो भी नवरा या जो भी गंदगी रहेंगे वो फिर रह जाएगा, फिर वो पानी फिर हम यूज़ लायक बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्योग पर्यावरण को जो है निम्नीकरण कर सकते हैं, यानी निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो है उपाय आप चर्चा कर सकते हैं। उद्योग ही अवस्थिति को प्रभावित करने का कारक बताइए। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। है विनिर्माण जिसको क्या किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको भी ये अलग लग रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र, सत्य की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्य की साझेदारी का अर्थ आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं जानते, जो पॉलिटिकल साइंस या जो नागरिक शास्त्र के बारे में नहीं पढ़े हैं। हालांकि हम लोग वैसे तो ऑफलाइन में जो बच्चों को दे रहे हैं उसमें तो हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं फुल्ली तौर पर। लेकिन खैर जो भी है, सत्ता का अर्थ होता है कि जैसे अब एक उदाहरण स्वरूप हम समझाएंगे। जैसे एमएलए आप नाम सुने होंगे, ठीक है, एमएलए जिसको हम लोग कहते हैं एमएलए, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो शॉर्ट में इसको हम लोग एमएलए बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे तो विधायक। हमारे झारखंड में 81 विधानसभा का सीट है, ठीक है। अब सीट बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाएगा, सीट मतलब क्या होते हैं। तो एक्चुअल में होता है सीट को जैसे हम लोग निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में एक ही विधायक चुने जाएंगे, उसको एक सीट कहा जाता है। तो उसी तरह करके हमारे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई एक पार्टी जो है, मान के चलिए जेएमएम, ठीक है, अभी जो जेएमएम चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, इसने लगभग मान के चलिए 27 सीट लाए हैं। और बीजेपी मान के चलिए 25 सीट लाए हैं। कांग्रेस जो है मान के चलिए 15 सीट लाए हैं, ऐसा कुछ, और 2-4 पार्टी। अब मान के चलिए जो पार्टी मिलके 41 का जो है 50%, यानी 41 हमको लाना चाहिए, ठीक है, 50% से प्लस। तो 41 हमको सीट लाना है, यानी 41 हमको विधायक चाहिए। तो 41 विधायक जुटाने के लिए जो पार्टी एक जगह जुटेगा, तो उन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं या गठबंधन बोलते हैं। तो सत्य में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो वो जरूरी बात अब लिखा दिया कि कभी भी बहुमत पेश करने के लिए या बहुमत बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, जब क्षेत्रों संख्या यानी विधायकों की संख्या हो या एमपी का संख्या हो, अगर देश में जाएंगे यानी केंद्र की बात करेंगे तो उसमें एमपी आ जाएगा, अगर राज्यों वाइज बात करेंगे तो वो आपका एमएलए हो जाएगा। तो वो संख्या अगर कम हो जाते हैं तो उनमें जो है हम लोग साझेदारी करते हैं, उन्हीं को हम लोग सत्य की साझेदारी कहते हैं। या सरकार बनाने के लिए सत्य की साझेदारी की आवश्यकता होती है, एक नॉर्मल पॉइंट। इसमें डीपली जाएंगे तो सत्य की साझेदारी देश को मजबूत करते हैं। अगर मान के चलिए कोई एक पार्टी है, ठीक है, जैसे अभी हम मान के चलिए बीजेपी कोई पार्टी है और इसने जो है 41 सीट ला दिया, तो उसका जो सरकार बनेगा, बहुमत में सरकार बन जाएगा, वो किसी को हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। तो इस पार्टी का जो भी आइडियोलॉजी होगा वो फुलफिल पास कर देगा, सब कानून में पास हो जाएगा। तो उसमें अगर मान के चलिए जो भी आदमी इस पार्टी की जो भी सोच है उनके अगेंस्ट में है, तो उन सबों का बात नहीं चलेगा और वो सरकार के ऊपर दबाव डालेगा, लेकिन वो एक
अलग तरह से दबाव समूह के रूप में, लेकिन ये जो है एक वो उसको कानून को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास जो है बहुमत है। अगर मान के चलिए उसी पार्टी के साथ, बीजेपी पार्टी के साथ और दो पार्टी मिलकर अगर सरकार बने होते तो उन लोग जो दो पार्टी और है उन पार्टी अगर इनसे सहमत नहीं होते तो वो सरकार गिराने के लिए उसको भय दिखाते कि आप अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपको हम गिरा देंगे, यानी हम आपसे समर्थन छीन लेंगे। तो उसमें क्या होगा, सभी के राय मशवरा से कोई भी चीज़ पास होगा, आगे बढ़ेगा। तो एक हिसाब से ये सत्य की साझेदारी जरूरी होता है। सत्य ये आपका जो है लोकतंत्र में बेहद आपका जो है हमारे खास करके हमारे इंडिया में सत्य की साझेदारी से हमारा देश बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि कोई एक जाति कोई एक धर्म जो है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेंगे सत्य की अगर साझेदारी रहेंगे तो ये दो पॉइंट आप आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्राज़ीलियम में सत्य की साझेदारी की अवस्था के बारे में चर्चा करें तो ब्राज़ीलियम में सत्य की साझेदारी कैसे है। तो सत्य की साझेदारी हम लोग जैसे इंडिया में है उसी तरह ब्राज़ीलियम में होगा। तो इस चीज़ को अब ब्राज़ीलियम में थोड़ा सा आपको ये करना होगा, तो थोड़ा सा टुडे का हेल्प लीजिए। ब्राज़ीलियम में कैसा है थोड़ा सा वहाँ पर जैसे आप ले लेंगे और हम जैसे आपको बताए दोनों को मिला के मर्ज करके अपने से लिखना होगा। और सोशल साइंस को पढ़ने का और एक तरीका आपको बता दें कि जितनी बार इनका आंसर लिखेगा हर बार अलग आंसर होना चाहिए, हर बार अलग। ऐसा नहीं कि एक बार टुडे से देख देख के लिख लिए फिर उसी को देख देख के उतार रहे फिर उसी को देख देख के उतार रहे और आप याद कर रहे हैं। तो ऐसे कभी भी आप याद नहीं कर पाइएगा, थक जाइएगा। कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, टुडे का जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए, कोई एक टीचर समझा रहा है उसको देख लीजिए और आप अपने से लिखिए। ये आज लिखे अलग हुआ, फिर कल लिखेगा फिर इससे अलग होगा, परसों लिखेगा फिर उनसे अलग होना चाहिए, हर रोज़ अलग अलग होना चाहिए, तब जाकर आप चीज़ों को समझ में आएगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्य कैसे होते हैं, उनका कार्यों का जो है वर्णन आपको करना होगा। उसके बाद मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा देखेंगे। ठीक है, मुद्रा मतलब होता है पैसा, पैसा भी आप बोल सकते हैं, नोट भी बोल सकते हैं, यानी ऐसा एक चीज़ जो सरकार की तरफ से वो मान्य हो। जैसे हम लोग बोलते हैं 10 रुपया का नोट, ठीक है, तो वो एक नोट जो है इसका कोई दाम नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये सरकार से मान्य इसको दिया गया है कि इसका दाम जो है 10 होगा। तो 10 जो हो वो वैल्यू हो गया और इसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। मान के चलिए जैसे हम लोग 500 रुपये का नोट था पहले, तो 500 रुपये डिमोनेटाइजेशन में उसको हटाया था, दे गया है, तो वो अभी लेके आएगा तो कोई आपको उसका जो है मूल्य नहीं देगा, तो वो आपको मुद्रा में नहीं रहा। तो मुद्रा का अर्थ होता है कि जो भी चीज़ मान्य होंगे सरकार की तरफ से, जो सब मानेगा वही आपको मुद्रा। तो मुद्रा जो अभी आए हैं, यानी मुद्रा से कैसे हम लोग दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाता है या कैसे हम लोग ये होता है। जैसे आपको हम 3 आदमी का उदाहरण देकर समझाएंगे। एक आदमी है ए, एक आदमी है बी और एक आदमी है सी। इस ए आदमी के पास चावल है, बी आदमी के पास गेहूं है, सी आदमी के पास कपड़ा है। अब ए को चाहिए कपड़ा, ठीक है, ए को चाहिए कपड़ा, इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है, इसको ध्यान रखिएगा। बी को चाहिए आपको चावल और बी को चाहिए चावल और सी को चाहिए गेहूं। अब कैसे होगा। अब यहाँ पे ये जा रहे हैं, इसके पास चावल ये मांग रहे हैं, तो बी के पास गेहूं है, गेहूं लेकिन सी वाला नहीं लेगा, नहीं सी वाला के पास जाएगा तो ये इसके तो पास गेहूं से अदला बदली ये करना चाहता है, ये बी के साथ गेहूं से अदला बदली करना चाहता है। यानी ये बोल रहा है बी को हम तुमको चावल दे रहे, तुम हमको गेहूँ दो, ठीक है, लेकिन ए के लिए ये गेहूं की आवश्यकता नहीं है, ये बोल रहा है कि हमको कपड़ा चाहिए। ठीक, बात समझ में आया। फिर और एक बार डिस्कस करते हैं। ए बी सी, ए के पास चावल है, बी के पास गेहूं है, सी के पास कपड़ा है। ए को चाहिए कपड़ा, तो सी के पास गया कि भाई हमको कपड़ा दो, तुमको हम चावल दे रहे। सी बोल रहा है कि हमको कपड़ा, हमको चावल की ज़रूरत नहीं, हमको गेहूं की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे जाएंगे। तो सी बोल रहा है गेहूं वाला को हमको आप गेहूं दीजिए, हम आपको कपड़ा देंगे। बी बोल रहा है कि नहीं, हमको गेहूं के बदले हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको चावल चाहिए। तो इस तरह का जो समस्या है वो समस्या का समाधान मुद्रा ही करता है, और मुद्रा को हम लोग सब चीज़ के साथ लेन देन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मुद्रा क्या चीज़ होती है।
मुद्रा के ऊपर फिर वैल्यू है, फिर उसमें एक इकाई भी हम लोग यूनिट करते हैं कि 1 केजी में इतना मूल्य होता है। तो ये वो अलग बात है, जब अर्थशास्त्र पूरा आपको समझाया जाएगा तो फिर उस चीज़ समझ में आएगा। सिर्फ हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन को ये किए, भारत के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन जारी करता है? तो ये जो है आरबीआई जारी करते हैं। सिर्फ 1 रुपया का जो नोट होते हैं वो वित्त मंत्रालय से जारी कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नोट्स हो, सिक्के हो, सब कुछ जो है भारतीय बैंक से, रिजर्व बैंक से होता है, आरबीआई से। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग औसत को क्यों प्रयोग करते हैं? औसत का प्रयोग एवरेज इसलिए करते हैं जहाँ कहीं भी हम लोग को गढ़ करने की आवश्यकता होता है। गढ़ का मतलब होता है 5 आदमी है और 5 आदमी के ऊपर वो बराबर हिस्सेदारी करना होता है, तब हम लोग जाकर गढ़ करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन हम आशा करेंगे कि आपको काफ़ी हम समझाने की कोशिश भी किए, आगे और हम समझाएंगे। और आप अगर नहीं देखे हैं मेरा सभी सेट, तीनों सेट और जो है सिलेबस, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, या एंड स्क्रीन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दे देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।